इससे पहले हम लोगों ने एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन का कितना टाइप्स होता है, एकोमोडेशन डिसऑर्डर एंड उसका मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में वर्जेंस डिसऑर्डर और उसका मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहला वर्जेंस डिसऑर्डर में आता है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी। वर्जेंस डिसऑर्डर को हम लोग बेसिकली तीन हिसाब से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वर्जेंस डिसऑर्डर, पहला है लो AC बाई ए रेशियो, सेकेंड है नॉर्मल AC बाई रेशियो और थर्ड है हाई AC बाई रेशियो, हाई AC बाई ए रेशियो। लो में दो चीज आता है, एक है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी और दूसरा आता है डाइवर्जेंस इनसफिशिएंसी। नॉर्मल में आता है फ्यूजनल वर्जेंस डिसफंक्शन, फ्यूजनल वर्जेंस डिसफंक्शन। और हाई में दो आता है, एक है कन्वर्जेंस एक्सेस और दूसरा है डाइवर्जेंस एक्सेस। ठीक है, तो ये कैसे एक एक चीज को कैसे डायग्नोसिस करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो सारा डायग्नोसिस है वर्जेंस डिसऑर्डर का सिर्फ एक ही चीज के ऊपर बेस्ड है, वो क्या है, AC बाई ए। अब AC बाई रेशियो का फॉर्मूला क्या है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। AC बाई ए इज इक्वल टू IPD प्लस 0.4 इंटू नियर माइनस डिस्टेंस फोरिया। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी का IPD है 60 mm, तो AC बाई रेशियो, उसके साथ साथ क्या है, उसको नियर फोरिया है 6 एक्सोफोरिया और डिस्टेंस है ऑर्थो मतलब 0। ACR इज इक्वल टू क्या होगा, 6.0 प्लस 0.4 नियर माइनस डिस्टेंस, नियर मतलब -6 हो जाएगा क्योंकि 104 है बोल के, डिस्टेंस मतलब प्लस मतलब माइनस रहेगा 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6.0 प्लस 0.4 मल्टीप्लीकेशन ऑफ -6, 6.0 माइनस 24 2.4 हो जाएगा तुम्हारा 4.46:1 ये हो जाएगा AC बाई रेशियो। अगर AC बाई रेशियो 3.1 से लेके 5.1 तक है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल, इससे कम है 2.1 1.1 तो हो जाएगा लो, इससे ज्यादा है मतलब 6.07 उसको बोलते हैं हाई AC बाई रेशियो। ठीक है, समझ में आया। अभी नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी में क्या क्या चीज दिखाई देगा। पेशेंट का सिम्टम क्या होगा, पेशेंट बोलेगा आई स्ट्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, डबल विजन हो रहा है, पढ़ाई करते वक्त स्लीपीनेस हो रहा है, difficulty concentration on the reading material, loss of comprehension over time, a pulling sensation around the eye, movement of the print. These all are the symptom of convergence insufficiency. साइन में क्या दिखाई देगा, रिसीडेड नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मतलब जो NPC होता है वो क्या हो जाएगा, NPC कम हो जाएगा। ग्रेटर एक्सोफोरिया एट नियर देन डिस्टेंस, नियर में एक्सोफोरिया ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस में कम होगा। लो AC बाई रेशियो होगा। अभी है डायरेक्ट मेजर ऑफ पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेंस क्या होता है, तुम्हारा पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेंस हम लोग क्या चेक करते हैं, एक प्रिज्म बार होता है, इस प्रिज्म बार में बेस आउट प्रिज्म से हम लोग इंक्रीज करते रहते हैं उसका। ठीक है, ये धीरे धीरे उसका प्रेशर प्रिज्म से इंक्रीज करते रहते हैं, पेशेंट का आई के सामने पकड़ते हैं और पेशेंट को पूछते हैं कि जब जहां पे ब्लरी डबल दिखाई दे वो बताना। तो जो पेस आउट प्रिज्म का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। स्मूथ वर्जेंस कहां से चेक करते हैं हम लोग,
4 ऑफ टर्म में चेक करते हैं। बट स्टेप वर्जेस कहां से चेक करते हैं हम लोग? स्टेप वर्जेस चेक करते हैं हम लोग ये तुम्हारा प्रिज्म बार से चेक करते हैं। तो ये दोनों का वैल्यू कम हो जाएगा। वर्जेस फैसिलिटी में वैल्यू कम होगा। वर्जेस फैसिलिटी में कैसे चेक करते हैं हम लोग? 12 बेस आउट उसके साथ 3 बेस इन के साथ हम लोग चेक करते हैं। जब हम लोगों को पता चल रहा है जब भी उसका पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेस कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा? उसका वर्जेस फैसिलिटी भी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पीएबी। इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पीएबी क्या है? तुम्हारा लो नेगेटिव रिलेटिव एकोमोडेशन। नेगेटिव रिलेटिव एकोमोडेशन हम लोग एकोमोडेशन वाले चैप्टर में पढ़े थे। जो एनआरए होता है कैसे चेक कर रहे थे? एनआरए को हम लोग प्लस लेंस से चेक कर रहे थे। तो ये जो नेगेटिव रिलेटिव एकोमोडेशन वैल्यू हो जा रहा था वो लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट क्योंकि कन्वर्ज नहीं कर रहा है बोल के थोड़ा सा ज्यादा एकोमोडेशन करेगा, और एकोमोडेशन करने की वजह से क्या होगा? एकोमोडेशन को जो रिलैक्स करने का एबिलिटी है जिसको एनआरए बोलते हैं वो कम हो जाएगा। डिफिकल्टी विथ प्लस लेंस ड्यूरिंग बाइनोकुलर एकोमोडेटिव फैसिलिटी, यही चीज अगर किसी का एनआरए कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा? डिफिकल्टी विथ प्लस लेंस ड्यूरिंग बाइनोकुलर एकोमोडेटिव फैसिलिटी टेस्टिंग हो जाएगा। लो फाइंडिंग विथ मोनोकुलर एस्टिमेटेड मेथड। लो फाइंडिंग मतलब उसको थोड़ा सा लीड के तरफ दिखाई जा सकता है। मोनोकुलर एस्टिमेटेड मेथड कैसे करेंगे हम लोग एक और वीडियो में डिस्क्राइब किए उस चीज को। मोनोकुलर एस्टिमेटेड मेथड में जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है प्लस 0.25 से लेके प्लस 0.75 तक। बट इसमें क्या हो जाएगा? इससे कम दिखाई देगा वो चीज। मोनोकुलर एस्टिमेटेड मेथड का वैल्यू जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, If accommodative excess is also present, मतलब मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है? कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी के साथ साथ एकोमोडेशन एक्सेस भी होता है। तो फिर क्या होगा? उसको उस टाइम पे मोनोकुलरली भी जब चेक करोगे, मोनोकुलरली टाइम पे भी उसको क्या होगा? एकोमोडेशन इनफैसिलिटी हो जाएगा, मतलब उसमें भी उसको डिफिकल्टी विथ प्लस लेंस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सारा जब तुम्हें सिम्टम्स मिल, ये सारा साइन मिलेगा जब तुम बाइनोकुलर विजन टेस्टिंग करोगे, उस टाइम पे तुम बोल सकते हो पेशेंट को कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है। अगर उसके साथ साथ एकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी प्रेजेंट है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी के साथ, तो फिर क्या होगा? डिफिकल्टी विथ प्लस माइनस लेंस ड्यूरिंग मोनोकुलर एंड बाइनोकुलर एकोमोडेटिव फैसिलिटी टेस्टिंग। अगर उसको एकोमोडेशन एक्सेस के साथ कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी हो रहा था तो फिर क्या होता? उसको प्लस लेंस में डिफिकल्ट हो रहा था। ऑपोजिट वे में अगर किसी को एकोमोडेशन इनसफिशिएंसी के साथ कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी तो भी क्या होगा? उसको माइनस लेंस पे डिफिकल्टी होगा। लो पॉजिटिव रिलेटिव एकोमोडेशन एनआरए भी तो कम हो रहा था, उसके साथ साथ उसका पीआरए वैल्यू भी कम होगा। लो पॉसिबल इंप्रूवमेंट इन द नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस टेस्टिंग विथ प्लस लेंस। अगर तुम सोच रहे हो किसी का एकोमोडेशन इनसफिशिएंसी के साथ साथ कन्वर्जेंस भी हो सकता है, उसको क्या करोगे? प्लस लेंस देके एक बार उसका कन्वर्जेंस चेक करो। अगर प्लस लेंस से कन्वर्जेंस इंप्रूव हो गया तो भी समझ जाओगे वो जो केस था वो एकोमोडेशन इनसफिशिएंसी के साथ साथ कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी का केस था। तो ये सारा वैल्यू अगर हमें मिलेगा तो हम उस चीज को एज अ कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं, इसको कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, हमें लो एसी बाई रेसी को पहला चीज याद हो गया। सिर्फ एक चीज अच्छे से याद होने से हम लोग क्या करेंगे? दूसरा चीज आसानी से याद हो जाएगा। देखो कैसे दूसरा चीज याद हो जाएगा। डाइवर्जेंस इनसफिशिएंसी में आओ, सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम रहेगा मैक्सिमम टाइम में, लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है जनरली, इंटरमीडिएट डिप्लोपिया एट डिस्टेंस। क्योंकि डाइवर्जेंस इनसफिशिएंसी मतलब क्या? पेशेंट डाइवर्ज अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो फिर दूर का कोई भी चीज जब भी दिखेगा उसको डबल दिखाई देगा। डिप्लोपिया ऑर्सन इफ टायर्ड, अगर पेशेंट टायर्ड हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा? उसको डबल जो हो रहा था वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हेडेक, आई स्ट्रेन, नाउजिया, डिजीनेस, ट्रेन एंड कार में सिकनेस होगा, है पैनोरामिक हेडेक होगा, उसको ब्लड विजन मतलब झांपसा दिखाई देगा, स्टार्ट होगा, डिफिकल्टी फोकसिंग फॉर फार टू नियर, सेंसिटिविटी टू लाइट। ये सारा सिम्टम्स है डाइवर्जेंस एफिशिएंसी का। पहला चीज क्या देखना हमें? लो एसी बाई रेशियो होगा। पहला चीज तो ये पेशेंट को लो एसी बाई रेशियो हुआ कैलकुलेशन मेथड के थ्रू। सेकेंड है इसोफोरिया ग्रेटर एट डिस्टेंस देन नियर। इसोफोरिया क्या होगा? डिस्टेंस में ज्यादा होगा कंपेयर्ड विथ नियर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईसो डेविएशन ओड्स एट डिस्टेंस देन नियर, मतलब जो डिस्टेंस में बार बार ईसो डेविएशन हो जाएगा कंपेयर्ड विद नियर। डिक्रीज नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेंस, हम लोग पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेंस में क्या चेक कर रहे थे? कन्वर्जेंस कितना गड़बड़ हो चेक कर रहे थे। नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेंस हम लोग कैसे चेक करते हैं? पेशेंट का आई के सामने में बेस इन प्रिज्म रखते, फिर धीरे धीरे उसका वैल्यू को धीरे धीरे हम इंक्रीज करते रहते। तो ये बेस इन प्रिज्म का जो वैल्यू था जिसको नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेंस चेक कर रहे थे, क्योंकि पेशेंट डाइवर्ज नहीं कर रहा था इसी वजह से क्या होगा? उसका
डिक्रीज नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेंस होगा, उसके साथ साथ नो सिग्निफिकेंट रिफ्रैक्टिव एरर मिल सकता है। कॉमिटेंट डेविएशन मतलब हर डायरेक्शन पे उसका डेविएशन जो होगा सेम होगा, ठीक है। सिंगल विजन बाय द रिसेशन जब भी होता है उस टाइम पे सिंगल विजन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज अगर आगे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। पहला चीज क्या होगा, इसोफोरिया ग्रेटर एट डिस्टेंस देन नियर, सेकेंड है तुम्हारा पहला सिम्टम ये। दूसरा चीज क्या होगा, लो एसीवाई रेशियो होगा। थर्ड चीज क्या होगा, थर्ड है जो एनएफवी या नेगेटिव फ्यूजनल जो वर्जेंस होगा डिस्टेंस के लिए वो क्या होगा, लेस होगा। ये तीन चीज अगर तुम्हें मिल गया तुम उस केस को क्या करोगे, डाइवर्जेंस इनसफिशिएंसी बोल के डायग्नोसिस करोगे, ठीक है। तो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, डाइवर्जेंस इनसफिशिएंसी हो गया, ये दो चीज हम लोग करेंगे। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस एक्सेस हो जाएगा और डाइवर्जेंस एक्सेस हो जाएगा। इसमें लो एसीवाई रेशियो था, उसमें हाई एसीवाई रेशियो हो जाएगा, तुम देख लो, ठीक है। अभी कन्वर्जेंस एक्सेस में आ जाते हैं। कन्वर्जेंस एक्सेस में पेशेंट का आई स्ट्रेन एसोसिएटेड विद रीडिंग, हेडेक एसोसिएटेड विद रीडिंग, इनएबिलिटी टू अटेंड एंड कंसंट्रेट व्हेन रीडिंग, प्रॉब्लम्स विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑकेजनल डबल विजन, ब्लड विजन, ये सब पेशेंट का सिम्टम होगा। इसोपोडिया देखो पहले क्या था, कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी में एक्सोपोडिया ग्रेटर एट नियर देन डिस्टेंस, इसमें देखो इसोपोडिया ग्रेटर एट नियर देन डिस्टेंस, पहला चीज आ गया। दूसरा चीज क्या होगा, हाई एसीवाई रेशियो, ठीक है। थर्ड चीज क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले क्या हो रहा था, जो पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेंस था कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी वो कम हो रहा था, इसमें क्या होगा, नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेंस कम होगा। देखो नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेंस एट नियर कम हो जा रहा है, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, पेशेंट को उस टाइम पे देखो किस में डिफिकल्ट हो रहा था, जब एकोमोडेशन एक्सेस के साथ प्रेजेंट था उस टाइम उसको प्लस में डिफिकल्ट हो रहा था, इसमें किस में प्रॉब्लम होगा, देखो इसमें इसको माइनस में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसी वजह से क्या हो रहा है, लो पॉजिटिव रिलेटिव एकोमोडेशन हो रहा है। पॉजिटिव रिलेटिव एकोमोडेशन हम लोग कैसे चेक करते हैं, धीरे धीरे माइनस लेंस से हम लोग चेक करते हैं, माइनस लेंस से हम लोग चेक करते हैं तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। बट उसमें देखो एकोमोडेशन इनसफिशिएंसी के साथ जब था तो उस टाइम पे उसको पीआरए वैल्यू भी कम हो रहा था, बट अगर एकोमोडेशन एक्सेस के साथ कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी था उस टाइम पे क्या हो रहा था पेशेंट को, उस टाइम पे उसका जो एनआरए वैल्यू था वो कम हो रहा था। इस केस में क्या होगा, पीआरए वैल्यू कम होगा। इसी वजह से क्या होगा, फेल -2 बाइनोकुलर एकोमोडेटिव फैसिलिटी टेस्टिंग, क्योंकि उसको पीआरए वैल्यू कम हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसका जो माइनस वैल्यू है -2 हो जा रहा था और उसके वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसमें देखो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी क्या हो रहा था, लो मेम वैल्यू, मतलब मोनोकुलर एस्टिमेटेड वैल्यू था जो लो मिल रहा था, बट इसमें क्या होगा, ऑपोजिट होगा, हाई मोनोकुलर एस्टिमेटेड मेथड मिलेगा। तो मेरे टीम उसको फाइंडिंग का समझ रहे हो कि एक चीज को हम लोगों ने पढ़ा उससे कैसे बाकी सारा चीज डायग्नोसिस कर सकते हैं, आसानी से मैं समझा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डाइवर्जेंस एक्सेस। डाइवर्जेंस इनसफिशिएंसी याद है, लो एसीवाई रेशियो था, इसका क्या होगा, आंख बंद करके हम लोग देखेंगे, हाई एसीवाई रेशियो होगा पहला। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, डाइवर्जेंस इनसफिशिएंसी में इसो इज मोर एट डिस्टेंस देन नियर, इसमें क्या होगा, एक्सो इज मोर देखो ग्रेटर एट डिस्टेंस देन नियर, हो गया दूसरा पॉइंट डन। तीसरा पॉइंट हम लोग डाइवर्जेंस इनसफिशिएंसी में देखे थे, उसका क्या हो रहा था, जो नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेंस था वो कम हो रहा था, इसमें क्या होगा, डिस्टेंस में पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेंस कम होगा। देखो एसेंशियल नॉर्मल पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेंस एट डिस्टेंस एंड नियर, ठीक है। उसके साथ साथ और जो इनडायरेक्ट मेजर था उसको मेंशन नहीं किया। ये तीन चीज तुम्हें मिल गया, तुम पेशेंट को फटाक से डाइवर्जेंस एक्सेस डायग्नोसिस कर दोगे, ठीक। अभी हम लोग डायग्नोसिस पे आते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल जो एसी रेशियो होगा उसमें क्या होगा, जो फ्यूजनल वर्जेंस डिस्फंक्शन। इसमें तुम्हें याद रखना है पेशेंट का जो तुम्हारा एसीवाई रेशियो होगा वो क्या होगा, एसीवाई रेशियो होगा नॉर्मल, पहला चीज तो ये, कोई फोरिया नहीं होगा, नॉर्मल फोरिया डिस्टेंस एंड नियर बोथ होगा, ठीक है। इसमें क्या दिखाई देगा तुमको, जो देखो पीएबी एंड एनएबी बोथ विल बी रिड्यूस्ड, दोनों रिड्यूस्ड होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखो। उसके साथ साथ क्या होगा, जो लो पॉजिटिव रिलेटिव एकोमोडेशन, लो नेगेटिव रिलेटिव एकोमोडेशन, एनआरए एंड पीआरए, ये भी क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा दोनों। उसके साथ क्या होगा, फेल होगा +-2 फ्लिपर में, डेफिनेटली एकोमोडेटिव फ्लिपर में क्या होता है, प्लस लेंस होता है माइनस लेंस होता है, दोनों साइड से पेशेंट फेल करेगा,
समझ रहे हो? तो ये सारा चीज अगर तुम्हें मिल गया, उसके साथ अगर पेशेंट को मोनोकुलरली, देखो ये जो बोल रहे हैं हम लोग एसी बाय रेशियो, तो बाइनोकुलर फिनोमिना है, इसमें एक का को काम नहीं है। जब भी उसको हम लोग एकोमोडेटिव फैसिलिटी एक ही बंद करके टेस्ट करेंगे, उसमें अच्छे से कर लेगा पेशेंट, बट एज सून एज हम लोग दोनों ऐसे टेस्ट करने जाएंगे तब पेशेंट कर नहीं पाएगा। इसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं तुम्हारा जो फ्यूजनल वर्जेंस डिस्फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, पेशेंट का जो एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन होगा वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा पेशेंट का, ठीक है। हम लोगों ने सारा डायग्नोसिस डिस्क्राइब कर लिए। पहले हम लोगों ने पढ़ा लो एसी बाय रेशियो में 2 कन्वर्जेंस सफिशिएंसी, डाइवर्जेंस सफिशिएंसी, उसका हाई एसी बाय रेशियो में कन्वर्जेंस एक्सेस, डाइवर्जेंस एक्सेस, एंड लास्ट में नॉर्मल। नॉर्मल में क्या हो रहा था, पीएफपी एनएपी दोनों कम हो रहा था, एनआरडीपी दोनों कम हो रहा था, पेशेंट बाइनोकुलरली प्लस माइनस दोनों लेंस पे फेल हो रहा था, बट मोनोकुलरली पेशेंट फैसिलिटी वैल्यू अच्छा हो रहा था, उसके साथ साथ एकोमोडेशन एम्पलीट्यूड बेटर था। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं, वो चीज है हाउ टू मैनेज बाइनोकुलर विजन डिस्फंक्शन। ठीक है, बाइनोकुलर विजन जो डिस्फंक्शन होता है उसको थेरेपी कैसे कैसे हम देंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला चीज है हमारा सीक्वेंशियल मैनेजमेंट हमें फॉलो करना है। पहला चीज क्या है, कोई भी अगर चश्मे का करेक्शन है पहले उसको ठीक करना है, ऑप्टिकल करेक्शन ऑफ द एमेट्रोपिया। सेकेंड है एडेड लेंस पावर, जो केस में हमें एडेड लेंस देना है उसको एडेड लेंस हम लोग देंगे। थर्ड है प्रिज्म, फोर्थ ऑक्लूशन, फिफ्थ विजन थेरेपी फॉर एम्ब्लियोपिया सप्रेशन, एआरसी सेंसरी मोटर फंक्शन के लिए देना, लास्ट है सर्जरी, ठीक है। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट इसमें याद रखो कि जो नॉन स्ट्रैबिस्मिक बाइनोकुलर विजन डिस्फंक्शन है, नॉन स्ट्रैबिस्मिक बाइनोकुलर विजन डिस्फंक्शन जो है, चला गया, जो नॉन स्ट्रैबिस्मिक बाइनोकुलर विजन डिस्फंक्शन है दैट इज 8.5 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑकुलर डिजीज इन चिल्ड्रेन 6 to 18 years old। इस चीज को याद रखो कि जितना तुम्हारा डिजीज मिलेगा तुम्हें 6 से 18 साल के बच्चे में, उससे 8 गुना, 8.5 गुना मान के चलो, 8 गुना उसमें ज्यादा तुम्हें मिलेगा नॉन स्ट्रैबिस्मिक बाइनोकुलर डिस्फंक्शन, मतलब एकोमोडेटिव डिसऑर्डर एंड वर्जेंस डिसऑर्डर तुम्हें सबसे ज्यादा मिलेगा बच्चे में 6 to 18 में कंपेयर्ड विद डिजीज। तो इसीलिए हम लोग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ऑप्टिकल करेक्शन एंड एडेड लेंस गाइडलाइन। पहला चीज है अगर सिग्निफिकेंट रिफ्रैक्टिव एरर है, सिग्निफिकेंट रिफ्रैक्टिव मतलब हाइपरमेट्रोपिया 1.50 और ग्रेटर, उस टाइम में उसको करेक्शन देंगे। मायोपिया अगर -1 और ग्रेटर होगा तब उसको करेक्शन देंगे। एस्टिग्मेटिज्म अगर -1 और ग्रेटर हो तब करेक्शन देंगे। अगर एनाइसोमेट्रोपिया का डिफरेंस है +-1 का, उस टाइम पे क्या करेंगे, इन आइदर स्फीयर और सिलिंडर हम उसको प्रेस्क्राइब करेंगे। अगर इससे कम है पावर -0.50 का पेशेंट तुम्हारे पास चश्मे का नंबर लेके आए, तुम उसको चश्मे करेक्शन देने की कोई जरूरत ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू मिचेल-सिमन गाइडलाइन, इफ द रिफ्रैक्टिव एरर इज -1 देन ओनली करेक्ट इट एंड गिव थेरेपी। तो फिर क्या हो सकता है, -0.50 थेरेपी के साथ साथ तो रिड्यूस भी हो सकता है, इसलिए -0.50 करेक्शन देने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आई फैटिग हो रहा है, -0.25 पेशेंट को भेज दिया, उसको एटलीस्ट देखो उसका बाइनोकुलर विजन डिस्फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो उसको ट्रीट करो पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है देखो कि गाइडलाइन फॉर प्रेस्क्राइबिंग एडेड लेंस। एडेड लेंस को कैसे प्रेस्क्राइब करेंगे उस चीज को दिखा रहे हैं। एडेड प्लस लेंस कैसे प्रेस्क्राइब करें, कौन कौन केस में, जब एसी बाय रेशियो हाई है, कन्वर्जेंस एक्सेस और डाइवर्जेंस एक्सेस, इस दो केस में क्या करेंगे हम लोग, एडेड प्लस लेंस देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया में डेफिनेटली प्लस लेंस देंगे। इसोफोरिया होगा तभी इस चीज में प्लस लेंस दे रहे। लो पीआरए मतलब वो एकोमोडेशन नहीं कर पा रहा है इसीलिए उसका लो पीआरए वैल्यू है, उस केस में हम लोग क्या देंगे, हाई प्लस लेंस देंगे। ये बेस आउट एट नियर अगर प्रेजेंट है, बेस आउट एट नियर तो नॉर्मल टू हाई, उसमें प्लस लेंस देंगे। मोनोकुलर एस्टिमेटेड मेथड हाई मतलब अगर किसी का +1 है, +1.5 है, उसमें क्या हो जा रहा है, लैकिंग ऑफ एकोमोडेशन हो रहा है, उस चीज को कॉप अप करने के लिए हम लोग प्लस लेंस देंगे। किसी का एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन लो है तभी तो उसको मोनोकुलर एस्टिमेटेड मेथड में हाई फाइंडिंग मिल रहा है, उस चीज के लिए हम लोग प्लस लेंस देंगे। कोई एकोमोडेशन फैसिलिटी में माइनस लेंस फेल कर रहा है मतलब एकोमोडेशन नहीं कर पा रहा है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्लस लेंस देंगे। उसका ऑपोजिट क्या करेंगे, माइनस लेंस देंगे। जैसे कि मायोपिया में माइनस लेंस देंगे, एसी बाय रेशियो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी और डाइवर्जेंस इनसफिशिएंसी केस में क्या करेंगे हम लोग, एडेड प्लस लेंस दे सकते हैं। 100 जब होगा। लो एनआरए मतलब जिसका एकोमोडेशन
को रिलैक्स करने का क्षमता है नहीं, उसको हम लोग प्लस लेंस दे सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर एम्पलीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेशन होगा उस टाइम पे माइनस लेंस अगर जरूरत है दे सकते हैं उस टाइम पे। हाई अगर होगा उसका उस टाइम पे, अगर कोई पेशेंट फेल कर रहा है माइनस लेंस पे उस टाइम पे, प्लस लेंस पे अगर कोई पेशेंट फेल कर रहा है उस टाइम पे हम लोग माइनस, मतलब जहां पे तुम कंसीडर करोगे प्लस लेंस देना उसका ऑपोजिट केस में तुम माइनस लेंस देना कंसीडर करोगे। अभी मेन क्वेश्चन आता है, सर प्लस लेंस माइनस लेंस समझ गया, कितना एडिशन दिया जाएगा? एडिशन दिया जाएगा प्लस माइनस 1.25 का, ये अकॉर्डिंग टू मिचेल-सिमन गाइडलाइन है ना, उसमें हम लोग कुछ खुद से खुद हम लोग डिस्कवर नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि तुम्हारा जो प्रिज्म है, प्रिज्म कैसे हम लोग यूज करते हैं और प्रिज्म का करेक्शन कैसे हम लोग देते हैं। पहला चीज है जो प्रिज्म होता है वो है हॉरिजॉन्टल रिलीविंग प्रिज्म। हॉरिजॉन्टल रिलीविंग प्रिज्म क्या होता है कि जब भी हम लोग बेस आउट या बेस इन प्रिज्म देंगे पेशेंट को, वो उसका क्या करेगा, उसका जो सिम्टम्स है उस सिम्टम को रिलीव करेगा, इसी चीज को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रिलीविंग प्रिज्म। सेकेंड है वर्टिकल रिलीविंग प्रिज्म, मतलब बेस अप और बेस इन, उसको बोलते हैं वर्टिकल रिलीविंग प्रिज्म। प्रिज्म एज एन एड टू बिगिन विजन थेरेपी। अगर पेशेंट कन्वर्ज कर ही नहीं पा रहा है तो फिर क्या करोगे, उसको बेस इन प्रिज्म दोगे ताकि थोड़ा सा धीरे धीरे उसको कन्वर्ज करने की एबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो करके। नेक्स्ट तुम्हारा आ जाएगा प्रिज्म यूज्ड व्हेन विजन थेरेपी इज इनएप्रोप्रिएट। पेशेंट बोल रहा है मुझे सिम्प्टोमेटिक रिलीफ भी चाहिए, उसके साथ साथ मुझे थेरेपी के लिए आ भी नहीं सकता, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में उसको प्रिज्म प्रेस्क्राइब करेंगे। प्रिज्म यूज एट द एंड ऑफ द विजन थेरेपी, जब विजन थेरेपी खत्म हो जाएगा उस टाइम में हम लोग क्या करें, प्रिज्म देंगे। क्यों? क्योंकि प्रिज्म देने के बाद क्या हो सकता है, उसका जो बाकी रेसिड्यूल रह गया उस चीज को सिम्प्टोमेटिक रिलीफ हो सकता है। प्रिज्म देंगे तो बोल रहा हूं, प्रिज्म कैसे प्रेस्क्राइब करेंगे वो भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। पहला चीज है कि प्रिज्म कितना अमाउंट चाहिए उसको जानने के लिए हमें फॉर्मूला देके गया था, कॉड सियर्ड का क्राइटेरिया बोलते हैं उसको। सियर्ड क्राइटेरिया के हिसाब से क्या है कि P इज इक्वल टू 2/3 इंटू फोरिया माइनस 1/3 इंटू पीएफबी का जो तुम्हारा वैल्यू था, पीएफबी का कौन सा वैल्यू था, ब्लर वैल्यू था वो पॉइंट। एक एग्जांपल देते हैं, किसी का फोरिया है 10 और उसका पीएफबी हम लोगों को पता है कैसे लिखते हैं, ब्लर, ब्रेक एंड रिकवरी, इसी हिसाब से लिखते हैं। तो ब्लर हुआ 10 में, ब्रेक हुआ 14 में और रिकवरी हुआ लेट्स सपोज 12 में। ठीक है, अभी जो 10 हुआ ब्लर पॉइंट उसको हम लोग लेंगे 2/3, फोरिया कितना था 10, 100 फोरिया था 10 लिया, माइनस 1/3 ब्लर पॉइंट कितना था 10, उसको 10 लिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 6.67 और ये हो जाएगा 3.33, क्या हो जाएगा 3.34 हो जाएगा प्रिज्म। अभी बेस इन देंगे कि बेस आउट देंगे, ये क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं जब किसी का 100 फोरिया होता है तब। इसमें क्या देंगे हम लोग, बेस इन प्रिज्म देंगे। क्या देंगे, बेस इन प्रिज्म देंगे। समझ में आया? अभी बेस इन के लिए तो समझ गए, अभी बेस आउट कब देंगे हम लोग उसको भी समझ जाते हैं। बेस आउट के लिए सैलाडिन क्राइटेरिया है। सैलाडिन क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, सैलाडिन क्राइटेरिया बोल रहा है कि P इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू इसोफोरिया जितना होता है, इसमें इसोफोरिया केस में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, इसोफोरिया माइनस बेस इन का जो रिकवरी पॉइंट होता है, रिकवरी पॉइंट पूरा को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। मतलब इसोफोरिया कितना था मान के चलो, इसोफोरिया था तुम्हारा सेम 8 मान के चलो, इसोफोरिया 8, हाँ इसोफोरिया था तुम्हारा 8, ठीक है। और तुम्हारा जो बेस इन मतलब कौन सा, NFB, NFB का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं ब्लर ब्रेक रिकवरी हिसाब से, तो ब्लर था 8, ब्रेक था 10 और रिकवरी था 6। तो पहले में हम लोग क्या कर रहे थे, शेयर्ड क्राइटेरिया में हम लोग ब्लर पॉइंट को पकड़ रहे थे, बट सैलाडिन क्राइटेरिया में बोल रहा है कि जो रिकवरी पॉइंट है उसको पकड़ना है। तो रिकवरी पॉइंट था 6 एक्सोफोरिया था, 8 एक्सोफोरिया था, तो 8 माइनस बेसो की रिकवरी कितना था 6 में 6, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, मतलब इसमें हो गया तुम्हारा 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1 बेस आउट प्रिज्म डायप्टर अगर देंगे तो फिर पेशेंट का सिम्प्टोमेटिकली रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि और एक बार रिपीट करूं मैं, चलो और एक बार मैं थोड़ा सा एग्जांपल देकर और एक बार समझा देता हूं मैं, दूसरा एग्जांपल देके। अगर मान के चलो किसी का 10 एक्सोफोरिया है, 10 एक्सोफोरिया है
उसके साथ उसका जो पीएफवी वैल्यू है, पीएफवी वैल्यू कितना है, ब्लर, ब्रेक, रिकवरी, तीन हिसाब से लेते हैं, ब्लर, ब्रेक और रिकवरी। ब्लर मतलब जहां पे पेशेंट को ब्लर दिखाई देना स्टार्ट होगा, ब्रेक मतलब जहां पे डबल दिखना स्टार्ट हो जाएगा, रिकवरी मतलब डबल का हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को धीरे नीचे करेंगे जहां पे पेशेंट को सिंगल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लर पॉइंट जो था मान के चलो 10 था, ठीक है, ब्रेक था 14 और रिकवरी था 12, ठीक है। तो उसका जो प्रिज्म होगा वो क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू एक्सोफोरिया कितना था 10 माइनस 1/3 इंटू जो ब्लर पॉइंट था वो, तो फिर यही कैलकुलेशन करके तुम्हारा आ जाएगा 3.34 बेस इन प्रिज्म आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक्सोफोरिया के लिए। इसोफोरिया के लिए समझते हैं हम लोग। इसोफोरिया के लिए क्या होगा, इसोफोरिया था मान के चलो मेरा 8, ठीक है, और हमारा जो एनएफबी था, एनएफबी का वैल्यू था इस हिसाब से कि उसका 8, 10 और 6, इसमें क्या है, इसमें रिकवरी को पकड़ना है, रिकवरी को लास्ट को पकड़ना है, ठीक है। तो प्रिज्म हो जाएगा P इज इक्वल टू तुम्हारा बेस इन इसोफोरिया, पहले इसोफोरिया का वैल्यू कितना था 8 माइनस रिकवरी पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 बेस आउट। समझ में आ रहा है? तो दोनों को हम मतलब जस्ट सोचो कि 2 मिनट के अंदर तुम्हें समझ में आ गया कि प्रिज्म प्रिस्क्रिप्शन कैसे करना है, किसको कौन सा प्रिज्म देना है, बेस इन किसको देना है, बेस आउट किसको देना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, अभी बहुत आसान सा सारा चीज है कि जनरल प्रिंसिपल हम क्या है विजन थेरेपी के लिए और गाइडलाइन क्या है। पहले हमें से यूज करना, हमें से जानना जरूरी है कि डिटरमाइन एट अ लेवल व्हिच द पेशेंट कैन परफॉर्म इजीली। किसी को कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है, उसको तुमने एकदम ब्रॉक्सिंग का पार्ट बहुत पास में रख दिया, वो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी तुम देखो। किसी का नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है 15 सेंटीमीटर, तो 15 पे पहले रखो, पहले 15 रखो, उसके बाद धीरे धीरे 15 को बोलो धीरे धीरे पास में लेकर आए ब्रॉक्सिंग का बीट, उसके बाद उसको स्टार्ट करो। नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेवल। हर पेशेंट में इसीलिए बोला जाता है कि कस्टमाइज्ड विजन थेरेपी चाहिए आपको। जरूरी नहीं मैं जो बोल रहा हूँ उसी तरीके से सब करोगे तो होगा, नहीं होगा इस तरीके से। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑफिस बेस्ड आओ, अपने पास आके थेरेपी करो। दिस इज द मेन रीजन, ठीक है। यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जहां पे पेशेंट को, अगर पेशेंट ने बोला हाँ सर ये लेंस क्लियर हो गया, तो पेशेंट को बोलो वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, आप ये वाला नेक्स्ट लेंस करो। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपके तरफ आएगा, देन पेशेंट मोटिवेशन फील करेगा आपका जो कोई भी एक्सरसाइज है उसको मेंटेन करने के लिए। देन मेंटेन एन इफेक्टिव ट्रेनिंग लेवल। पहले तुम्हारा जो तुमको समझना जरूरी है, पेशेंट को तुम ट्रेन कर रहे हो, इट्स काइंड ऑफ आई जिम। जहां पे पेशेंट तुम्हारे पास आ रहा है हर रोज रेगुलर बेसिस के लिए, उसके साथ वो आई का जो मसल है उसको टाइट कर, उसका जो मसल है उसका स्ट्रेंथनिंग कर रहा है उस चीज के लिए। मेक द पेशेंट अवेयर ऑफ द गोल ऑफ द विजन थेरेपी। पेशेंट को बोलो कि मेरा आज तो स्टार्ट कर रहा हूं -2 से, और मेरा गोल है -6 तक आपको क्लियर कराना। तो पेशेंट क्या होगा, उस गोल के हिसाब से अपना माइंड सेट करेगा, ठीक है। फिर रियलिस्टिक थेरेपी ऑब्जेक्टिव एंड मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग द। अच्छा तुमने आज -4 लेंस दिया, पेशेंट क्लियर कैसे भी नहीं कर पा रहा है, तो पेशेंट को क्या करोगे, नहीं बैठे रहो जब तक क्लियर नहीं करो, ऐसे नहीं। पेशेंट का जो पावर था थोड़ा सा डिक्रीज करो -3 पे, तो थोड़ा मोटिवेट करो कि हाँ कर सकते हो आप, देन उसको करोगे ना। पेशेंट का फ्रस्ट्रेशन लेवल जरा जरूरी है। यूज विजन थेरेपी टेक्निक दैट प्रोवाइड फीडबैक। ऑलवेज याद रखना कि पेशेंट जो चीज देख रहा है उसको तुमको पहले से पता रखना चाहिए पेशेंट को कैसा कैसा दिखाई देगा, तो पेशेंट बोले हाँ ठीक है, मतलब जो डॉक्टर हमें थेरेपी दे रहा है वो प्रॉपरली इस चीज के बारे में जानता है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे अभी कि फीडबैक क्या होता है। फीडबैक ऑफ विजन थेरेपी में तुम्हारा आ जाता है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया बोलने का जरूरत नहीं, पेशेंट को डबल होता है। सेकंड है ब्लरिंग, झांपसा दिखाई देगा। थर्ड है सप्रेशन, आइदर राइट या लेफ्ट है सप्रेस हो सकते हैं। तब देखो इस तरीके से जब रेडियंट ग्रीन ग्लास के साथ पेशेंट ट्रायंगुलर करे उसमें क्या होगा, अगर राइट है सप्रेस हो जाएगा तो फिर उसको ग्रीन कलर नहीं दिखाई देगा, उसमें RN लिखा रहता है तो R दिखना वैनिश हो जाएगा। अगर लेफ्ट सप्रेस हो गया तो L दिखना वैनिश हो जाएगा। पेशेंट को पहले तुमने प्लेट दिया, पेशेंट का एक आई सप्रेस्ड हो गया, पेशेंट को तुम कैसे समझाओगे कि फ्यूज कैसे करते, तो उस चीज को जानना जरूरी है। लास्टर मतलब होता है तुम्हारा जो रेड एंड ग्रीन कलर मिक्स हो जा रहा है। मिक्स हम लोग बोलते हैं ना, लाइफ सेवर कट पे देखो आप धीरे धीरे पास में लेके आओ, देखो दोनों कट जो कलर है साथ में मिल जाएगा, उसको बोलते हैं लास्टर। काइनेस्थेटिक अवेयरनेस, आपको लगेगा थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, पेशेंट को लगेगा जो अपना आई है उसमें
थोड़ा सा खिंचा हुआ आ रहा है, उसको बोलते हैं लास्ट काइनेस्थेटिक अवेयरनेस। स्मॉल इन एंड लार्ज आउट, जब भी आप कॉन्वर्ट करोगे कोई भी टारगेट को तो फिर दोनों टारगेट मिलके एक जो छोटा सर्कल बनाएगा। ऑपोजिट वे में कभी भी कोई भी टारगेट को जब डाइवर्ट करोगे उस टाइम पे क्या होगा, जो टारगेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा साइज के बनेगा। फ्लोट मतलब वो जो प्लेन है, प्लेन से जहां पे तुम्हारा टारगेट था वो प्लेन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आना स्टार्ट करेगा। लोकलाइजेशन मतलब जो टारगेट है कहां पे प्रेजेंट है, अगर मान के चलो यहाँ पे दो टारगेट है, एक राइट में एक लेफ्ट में, मान के चलो उसमें मिडिल में तुम्हें दिखाई देना चाहिए। पेशेंट दिखा रहा है कि यहीं पे टारगेट है, मतलब दूसरा है उसका सप्रेस्ड हो गया है। पैरालैक्स मतलब मूवमेंट ऑफ द फ्यूज टारगेट। मूवमेंट ऑफ फ्यूज टारगेट मतलब तो तुमने उसका रेड और ग्रीन कलर को मिक्स करने के लिए बोला था लाइफ सेवर कार्ड में, उसमें क्या हो रहा था, मिक्स करने के बाद पेशेंट को अगर मूव करने के लिए बोलोगे और पेशेंट मूव करने के बाद भी जो मिक्सचर ऑफ सर्कल था, कलर जो मिक्सचर था उसमें भी अगर उसको दिख रहा है तो मतलब पैरालैक्स है उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक एक चीज को। सिंगल डज नॉट मीन फ्यूज, इट कैन ड्यू टू द सप्रेशन टू। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग पेशेंट को कभी नहीं बोलते कि आप एक काम करो पेंसिल पुशअप करो। क्यों पेंसिल पुशअप क्यों करने मना करता हूं मैं? रीजन है कि पेंसिल पुशअप करने से पेशेंट क्या बोलते हैं हम लोग, जब डबल दिखे तब आपको इस पेंसिल को फिर से स्टार्ट करना है। उसको डबल ही नहीं दिख रहा है, जब धीरे धीरे पास में लेकर एक आई सप्रेस्ड हो जा रहा है, उसको एक आई बाहर की तरफ जाए फिर भी उसको सिंगल ही दिख रहा है। तो इस चीज को याद रखना, सिंगल डज नॉट मीन फ्यूजन, इट कैन ड्यू टू सप्रेशन ऑल्सो। सिंगल अगर किसी को दिखाई दिया, अगर पेशेंट बोल रहा है कि एक दिखाई दे रहा है मुझे, एक दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं उससे कलर जो है, इसीलिए हमेशा लाइफ सेवर कार्ड इसेंट्रिक सर्कल में डेप्थ पता चलता है अपने को। कलरफुल इसेंट्रिक सर्कल भी हमारे पास रेड ग्रीन सर्कल अवेलेबल है, उसके साथ भी हम लोग थेरेपी कर सकते हैं। देन एब्सेंस ऑफ बाइनोकुलर डिप्लोपिया डज नॉट रिफ्लेक्ट बाइनोकुलरिटी। याद रखो, पेशेंट बोल रहा है मुझे डबल नहीं दिखता, इसका मतलब ये नहीं पेशेंट का बाइनोकुलरिटी बहुत अच्छा है। प्रेजेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया डज, मतलब पेशेंट को तुमने ब्रॉक स्ट्रिंग दिया, पेशेंट ने बोला हाँ पहले बिट को जब देखता हूं बाकी सब डबल हो जाता है। फिजियोलॉजिकल जो डिप्लोपिया होता है दैट मींस पेशेंट इज हैविंग गुड विजन और गुड बाइनोकुलर सिंगल विजन। लास्ट वन इज द परसेप्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, जैसे मैंने बताया रेड और ग्रीन होगा, दोनों मिला के एक तुम्हारा जो मरून कलर का एक कलर बना रहा है, उसी को बोलते हैं लास्टर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये ब्लड तो पता ही है अपने को। ऑल विजन थेरेपी टेक्निक फॉर एकोमोडेशन एंड बाइनोकुलर विजन तुम्हें क्या देगा, एक कन्वर्जेंस का, एक एकोमोडेशन का फील देगा तुम्हारे आई में, वो चीज बोल रहा है। जब हम लोग कन्वर्जेंस कर रहे, जो कन्वर्जेंस करते स्मॉल इन होगा, जैसे देखो ये जो सर्कल क्या होगा, छोटा सा सर्कल बनाएगा। लोग डाइवर्ज करेंगे तो फिर क्या होगा, डाइवर्ज करते टाइम हमारा बड़ा सर्कल बनाएगा इसमें। ठीक है, तो कन्वर्जेंस के लिए स्मॉल सर्कल बनाएगा और डाइवर्जेंस के लिए बड़ा सर्कल बनाएगा। ये सारा चीज हमें याद रखना जरूरी है, तभी हम लोग पेशेंट को विजन थेरेपी अच्छे से दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे पाएंगे उस चीज को। फ्लोट जैसे बोला, फ्लोट इज द प्रेजेंस ऑफ अ टारगेट, ऊपर थोड़ा सा दिखाई देगा, इस टाइप का हम लोग जब देखते हैं उस टाइम में। लोकलाइजेशन मतलब पेशेंट को बोलते हैं कि कहां पे वो टारगेट जो फ्यूज है उसको दिखाओ। देखो इस पेशेंट ने वहां पे टारगेट को फ्यूज करने के टाइम पे पेशेंट को दिखा रहा है कि यहाँ पे अपने को पॉइंट हुआ, ये क्या राइट और लेफ्ट में था, ये आप द टारगेट था, ऊपर था थोड़ा सा टारगेट से प्रेजेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे ये जो पैरालैक्स बोल रहे थे हम लोग, पैरालैक्स क्या था, पैरालैक्स रेफर्स टू द एप्रिसिएशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्यूज टारगेट। पैरालैक्स क्या रहा था, मूवमेंट हो रहा था फ्यूज टारगेट का। ये सारा चीज एग्जाम में पूछता ही है, और रहा था फीडबैक ऑफ विजन थेरेपी, एक नोट लिख के दो मुझे। तो ये इस चीज वीडियो को तुमने 10 बार देख लो, देखो तुम्हें किस तरीके से इस समझ में आ जाएगा, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे तुम इस चीज को। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रिकमेंडेशन थेरेपी अप्रोच, कब कौन सा थेरेपी देना है। जैसे कि एकोमोडेशन इन सब ऑक्यूलोमोटर डिस्फंक्शन में क्या होगा, ऑक्यूलोमोटर डिस्फंक्शन तो सैकेट पार्ट्स में प्रॉब्लम तो विजन थेरेपी पहले देना है। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट मोडालिटीज। किसी को एकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी हो रहा है तो उसको एडेड प्लास लेंस देना है। इल सस्टेन एकोमोडेशन, तो सस्टेन नहीं कर रहा, इल सस्टेन एक्कोमोडेशन इनफैसिलिटी, एक्कोमोडेशन का जो भी डिसऑर्डर है मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये एक्कोमोडेशन वाला वीडियो पे मैंने डिस्क्राइब किया, उसको जाके एक बार देख लो, है ना। एक्कोमोडेशन एक्सेस में विजन थेरेपी देना है और इसमें ये देना है। एक्कोमोडेटिव इनफैसिलिटी में क्या देना है, विजन थेरेपी देना है। लो एसी बाय रेशियो है जो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी में विजन थेरेपी देना है, बट इन केस ऑफ डाइवर्जेंस इनसफिशिएंसी जब होगा उसको प्रिज्म प्रेस्क्राइब करना है हम लोग को। डाइवर्जेंस इनसफिशिएंसी मतलब प्रिज्म को क्या देना है पेशेंट को, इसो डेविएशन है, उसको कौन सा प्रिज्म देना है हम लोग को, डेफिनेटली हमें बेस आउट प्रिज्म देना है। ठीक है, कन्वर्जेंस एक्सेस में हमें क्या करना है, एडेड लेंस देना है। एडेड कौन सा लेंस देना है, एडेड हमें कौन सा लेंस देना है बताओ,
तुम लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा मैंने, ठीक है। नेक्स्ट डाइवर्जेंस एक्सेस है, उसके लिए हम लोगों को विसन थेरेपी देना है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल एसी बाय रेशियो में। नॉर्मल एसी बाय रेशियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेसिक ईसो, बेसिक एक्सो एंड फ्यूजनल वर्जेंस डिस्फंक्शन। ये सारा केसेस में हमें विसन थेरेपी देना है। बट ऑपोजिट वे में किसी का कन्वर्जेंस एक्सेस है, उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट क्या होगा, विसन थेरेपी। एंड किसी का डाइवर्जेंस इनसफिशिएंसी है, उसका सेकेंडरी मैनेजमेंट क्या होगा, विसन थेरेपी, ठीक है। इस चीज को याद रखो कि कब विसन थेरेपी देना है, उसका भी एक पूरा चार्ट आप लोगों के सामने दे दिया। ये मिचेल सिमन अकॉर्डिंगली इसका गाइडलाइन है, ठीक है। ठीक है, बायनोकुलर विजन एंड एकोमोडेशन थेरेपी का स्पेसिफिक गाइडलाइन में दे रहा हूं आप लोगों को। कंसीडर एम्ब्लियोपी एंड सप्रेशन थेरेपी बिफोर बिगिनिंग फ्यूजन। हमेशा याद रखना, किसी का अगर एक आई में 6-9 विजन है या 6-12 विजन है, उस टाइम पे पहले उस आई को स्ट्रेंथनिंग करो, तब उसको बायनोकुलरिटी में लेके आओ। बिगिन द थेरेपी स्ट्रेसिंग द डायरेक्शन ऑफ द डिफिकल्टी। हमेशा याद रखो, विजन को कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे कन्वर्ज की तरफ उसको डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करना है। थर्ड, generally begin with the peripheral target with high stereopsis demand. Generally begin with the peripheral target with high stereopsis demand. जैसे peripheral जो टारगेट होता है उस चीज को हम लोगों ने उसको हम लोग को पहले फ्यूज करना है, देन हम लोग सेंटर में फ्यूज करना है। देन फोर्थ है अलाउ सम ब्लर। पहले पेशेंट बोलेगा कि हमें ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा झांपसा दिख रहा है, तो पहले उस जो ब्लर है उस चीज को हमें अलाउ करना है। फिफ्थ है इवेंचुअली ट्रेन बोथ पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेस एंड नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेस। हमें दोनों ट्रेन करना है। पहले अगर कन्वर्जेंस सफिशिएंसी है उसको पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेस ट्रेन करेंगे, उसके बाद नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेस ट्रेन करेंगे। ऑपोजिट ओएम में किसी का डाइवर्जेंस इनसफिशिएंसी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको डाइवर्जेंस के लिए एनएफ भी ट्रेन करेंगे, उसका पीएफ भी ट्रेन करेंगे। एम्फेसाइज क्वालिटी, हमें याद में रखना है, हमेशा क्वालिटी को हमें ध्यान में रखना, नॉट क्वांटिटी। पेशेंट कितना अच्छे से क्लियर कर पाए उसको ध्यान में रखेंगे, नहीं तो पेशेंट कितना सारा लेंस क्लियर कर पाए उसको हमें ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। इक्वलाइज एम्पलीट्यूड एंड फैसिलिटी फॉर बोथ एंड राइट लेफ्ट आई, मतलब जब राइट आई के लिए फ्लिपर दे रहे हो और लेफ्ट आई के लिए जब लेंस दे रहे हो, वो सारा चीज इक्वल स्ट्रेंथ का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राइट के लिए 1.5 दिया, लेफ्ट के लिए +-2 दिया, ठीक है। ये जनरल गाइडलाइन मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एक थेरेपी का एग्जांपल। ये तो हमारा अकोमोडेशन है, इसके लिए एम्ब्लियोपी के लिए थेरेपी हो रहा है। देखो इसमें एंटी सप्रेशन एक्सरसाइज रेड एंड ग्रीन में टारगेट प्रेजेंटेड है। इसके बाद देखो इसमें तुम्हारा ट्रेसिंग कर रहा है पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ये ट्रेनाग्लिफ पे बेसन रेड एंड ग्रीन टारगेट को फ्यूज कर रहा है। ये तुम्हारा जो HTS का आता है, तुम्हारा जो बायनोकुलर विजन के लिए थेरेपी डेप्थ परसेप्शन के लिए वो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पेशेंट लाइफ सेवर कार्ड कर रहा है, जहां पे पेशेंट फ्यूज कर रहा है लाइफ सेवर कार्ड को। नेक्स्ट ब्रॉक्स्टिंग कर रहा है, यहाँ पे पेशेंट कन्वर्ज कर रहा है। इसेंट्रिक सर्कल पेशेंट कर रहा है यहाँ पे कन्वर्जेंस के लिए। ये है तुम्हारा वॉलेटरी कन्वर्जेंस कार्ड, यहाँ पे पेशेंट डिस्टेंस से धीरे धीरे नियर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। नेक्स्ट है ये हार्ट चार्ट है। हार्ट चार्ट क्या करेगा, एकोमोडेटिव फैसिलिटी के साथ साथ एकोमोडेशन को एम्पलीट्यूड उसको भी इंक्रीज करता है, ठीक है। लास्ट है तुम्हारा एपर्चर रूलर कर रहा है, ये सारा एक्सरसाइज करता है पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, हम लोग लाइव एग्जांपल देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स विजन थेरेपी का रिड्यूसिंग सिम्टम, पेशेंट का जो सिम्टम उसको रिड्यूस करेगा। सेकंड है इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन, पेशेंट का जो एकोमोडेशन का स्ट्रेंथ था उसको इंक्रीज करेगा। एकोमोडेशन फैसिलिटी मतलब पेशेंट का जो फ्लेक्सिबिलिटी था, डिस्टेंस टू नियर देखना, नियर टू डिस्टेंस देखना, उसको इंक्रीज करेगा। फोर्थ है एलिमिनेटिंग एकोमोडेशन स्पैसम, किसी का एकोमोडेशन ज्यादा करके रुका हुआ है उसको मतलब डिक्रीज करने के लिए उसको यूज करेगा। इंप्रूव द नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, जो एनपीसी बोलते हैं, नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इसको बोलते हैं, उसमें भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज फ्यूजनल वर्जेंस एम्पलीट्यूड, और नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेंस हो और पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेंस हो, उसको इंक्रीज करने के लिए विजन थेरेपी काम पे आएगा। एलिमिनेटिंग सप्रेशन, अगर किसी का एक आई में सप्रेशन है उसको विजन थेरेपी उस आई के लिए उसका सप्रेशन एलिमिनेट हो जाएगा। इंप्रूव स्टीरियोप्सिस, जो डेप्थ परसेप्शन होता है उसको स्टीरियोप्सिस बोलते हैं, उसमें भी इंप्रूव करेगा। इंप्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ सेकंड एंड परस्यूट, जिसको ऑकुलोमोटर डिस्फंक्शन होता है, उस केस में क्या करोगे तुम लोग, विजन थेरेपी तो उसका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इंप्रूविंग स्टेबिलिटी ऑफ द फिक्सेशन, हम लोग जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम भूल जाते हैं कहां से स्टार्ट किए थे, वो जो फिक्सेशन एबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के विजन थेरेपी काम आएगा। तो इस चीज को याद रखो कि विजन थेरेपी कहां कैसे कैसे काम कर सकता है इस चीज के लिए, ठीक है। देखो इस वीडियो में एक एडल्ट एम्ब्लियोपिक पेशेंट
कैसे थेरेपी कर रहा है, एक रोटेटिंग पेग बोर्ड है, रोटेटिंग पेग बोर्ड पे पेशेंट बैलेंस बोर्ड से खड़ा है, वहां पे टारगेट प्रेजेंट है, वो टारगेट को पेशेंट को बोला गया ये टारगेट को उधर अंदर जाके डालो, उसमें सैकेट पार्टिसिपेट दोनों साथ में करना पड़ रहा है, उसके साथ साथ वो टारगेट को ढूंढ के उसके अंदर डालना पड़ रहा है पेशेंट को। तो ये सारा जो ट्रेनिंग हो रहा है ये सब ब्रेन को ट्रेन किया जा रहा है। देखो यहाँ पे मार्सलन बॉल है, मार्सलन बॉल में पेशेंट कर रहा है विद द बैलेंस बोर्ड और एक आई पैच है, क्यों, क्योंकि दूसरा एक हमें सप्रेशन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं इसके वजह से, ठीक है। जैसे पहले मैंने बताया, पहले हमें सप्रेशन को ठीक करना है, उसके बाद जाके उसका थेरेपी का बाकी सारा जो बाइनोकुलरिटी में गेन करेंगे। इस चीज को याद रखने के लिए हमारा जो बिहेवियरल मॉडल है विजन का, उसको जानना जरूरी है। पहला चीज क्या है, एंटी ग्रेविटी, मतलब तुम्हें खुद का परसेप्शन होना जरूरी है कि तुम कहां पे प्रेजेंट हो, Where is it? सेकेंड है सेंटरिंग, सेंटरिंग मतलब अपोजिट वे में कहां पे वो टारगेट प्रेजेंट है उस चीज को जानना। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज द टारगेट, व्हाट इज द टारगेट वो जानना भी जरूरी है ना। व्हाट इज द टारगेट मतलब तुम सिर्फ जाने की यहाँ पे टारगेट है इससे नहीं होगा, तुम्हें क्या टारगेट है उस चीज को जानना भी जरूरी है। एंड लास्ट है तुमने जो चीज पहचाना, पहचानने के हिसाब से तुम उस चीज के बारे में रिस्पॉन्ड करोगे, वो है स्पीच एंड ऑडिटरी। इस चीज को जानना तुम्हें जरूरी है। ये चार चीज तुम दिमाग पे रखोगे और ये चार चीज को इंटीग्रेट करोगे विजन थेरेपी में, तो फिर तुम्हारे जैसा विजन थेरेपी कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी मैं एक वीडियो दिखा देता हूं हमारे पास हम लोग किस तरीके से विजन थेरेपी दे रहे हैं। देखो ये ट्रेनाग्लिफ है, ट्रेनाग्लिफ के हम लोग पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेंस, नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेंस, एकोमोडेशन, एकोमोडेटिव फैसिलिटी सारा चीज ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइनेप्टोफोर, साइनेप्टोफोर एंटी सप्रेशन के लिए तुम यूज कर सकते हो, जिसमें तुम फ्यूजन एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ स्क्विंट एवोल्यूशन के लिए भी साइनेप्टोफोर यूज होता है। ये एकोमोडेटिव थेरेपी के लिए हम लोग +2 का फ्लिपर देके हम लोग एकोमोडेटिव रॉक कार्ड से साथ एकोमोडेशन ट्रेन कर रहे, राइट आई लेफ्ट आई बोथ आई के हिसाब से तुम उसको ट्रेन कर सकते हो। एपर्चर रूलर पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेंस और नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेंस को बहुत अच्छे से ट्रेन करता है, बट पहले हम लोग ये नहीं देंगे, हम लोग एट द एंड ऑफ द थेरेपी जाके इसको एपर्चर रूलर को हम लोग जनरली देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा एसेंट्रिक सर्कल, एसेंट्रिक सर्कल में पेशेंट को फ्यूज करना होता है और पेशेंट फ्यूज करने के बाद डेप्थ देखना स्टार्ट होगा। देख रहे हो यहाँ पे पेशेंट कैसे कन्वर्ट कर रहा था, फिर कुछ टाइम को जाके आई डाइवर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये हार्ट चार्ट डिस्टेंस और नियर के लिए हम लोग फोकसिंग को एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कराने के लिए हम लोग को हेल्प करता है, उसको साथ साथ एकोमोडेटिव जो फैसिलिटी होता है उस चीज को इंक्रीज कराता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग जब एम्बुलेपिया थेरेपी के लिए इस टाइप का मतलब जो फोकसिंग टारगेट है उसको दे सकते हो, उस पेशेंट को फोकस करके उसके तरफ वो मारेगा, उससे भी उसका जो आई का फोकसिंग है उसको इंक्रीज हो जाएगा। मार्सटन बॉल दे सकते हो, पेशेंट को बैलेंस बोर्ड के ऊपर खड़ा करके उसको मार्सटन बॉल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ उसका जो रोटेटिंग पेग बोर्ड है, रोटेटिंग पेग बोर्ड में डिफरेंट टारगेट दो और टारगेट को फोकस करने के बाद पेशेंट उसके तरफ उसके अंदर डालेगा। उसके साथ देखो एंटी सप्रेशन, डिफरेंट एंटी सप्रेशन कार्ड है, उसको ऑपरेशन नहीं कर पा रहे तो उसको फाइंड द टारगेट दे दो, अल्फाबेट लेटर उसको दीवार पे चिपका दो, उसको ढूंढने के लिए दो। देख रहे हो तुम लोगों को कितना सारा एक्टिविटीज विजन थेरेपी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। बीडिंग एक्टिविटीज करा सकते हो उसको, बीडिंग एक्टिविटीज में क्या हो जा रहा है कि जो उसके हाथ में एक सुई दे के उसका बीटिंग कर रहे हो, पेग बोर्ड करा सकते हो उसको, ताकि उसका जो विजन है वो उसमें इंप्रूवमेंट है, उसके साथ साथ उसका जो फिक्सेशन है, फिक्सेशन क्वालिटी भी इंप्रूव हो। देखो एंटी सप्रेशन एक्सरसाइज किस तरीके से काम कर रहे, देखो देख रहे हो कुछ टारगेट उसमें विजिबल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो एंटी सप्रेशन कार्ड भी हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ताकि पहले उसको होम बेस्ड के लिए भी हम लोग उसका विजन को इंप्रूव करा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को इन डिटेल में इसके साथ अगर कोई भी कहीं पे डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उस डाउट का आंसर देने के लिए। थैंक यू ऑल।